बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना आइडियल फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल। और इससे पहले हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रखा है और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और इसके डिफरेंट कंडीशंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, उन सब को हमने तफसील से पढ़ रखा है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं समझा है तो इससे पहला वाला लेक्चर नीचे इसका लिंक भी दिया गया है, तो उसको ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिए ताकि हमारा आज का टॉपिक और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली गॉसिस लॉ है, इन दोनों को समझने के लिए वो एज अ बेस का काम कर रहा होगा। डियर स्टूडेंट, उस लेक्चर में आपको तफसील से समझाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब हो सकता है, मगर वहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था, वो था वेक्टर एरिया। जिस एरिया की हम बात कर रहे होते हैं ना, वो एक आम एरिया नहीं है बल्कि वो एक वेक्टर एरिया है। और वेक्टर एरिया लेने के लिए और इसका मतलब क्या है वो भी मैंने आपको समझाया था। वेक्टर एरिया के लिए ज़रूरी था कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लिया जाए। अब जो एग्जांपल हमने उसमें लिया था, उसमें जो सरफेस है ना, वो हमने एक फ्लैट सरफेस के तौर पर लिया। बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने वाइट बोर्ड है। अगर मैं इसी वाइट बोर्ड को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में सब एरिया में डिवाइड करूं, तो इस पॉइंट का अगर मैं एरिया लूँ तो इसके डायरेक्शन यहाँ पर होंगे, इसी के नॉर्मल यहाँ पर भी इस साइड पर होंगे, इधर भी इस पॉइंट को मिलूंगा तो इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा। गर्ज अगर मैं इसको छोटे छोटे सब एरियाज में डिवाइड कर दूंगा तो हर एक की डायरेक्शन सेम होगी। अब अगर मैं इसी एरिया को, अगर मैं इसी जो एरिया है उसको अगर मैं कोई कर्व सरफेस की शक्ल में ले लूँ तो फिर क्या हो सकता है, वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक, मगर हम अभी क्या काम करेंगे, देखिए मैं जैसे कि हमारा जो टॉपिक है उसमें मेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ये एक बैलून समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक सर्कल नहीं है, ज़हन में रख लीजिएगा, एक बैलून है, हर तरफ से यूँ घेरा हुआ है। और मैं क्या कर देता हूँ, इसी के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज करूँगा। तो इस क्लोज सरफेस ने, जिसका ज़हन में रख लीजिएगा सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व है, तो उस सूरत में इसने एक पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। अब हमारा काम क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज ने इतना शरीफ नहीं है, ज़हन में रख लीजिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज ये तो नहीं कहेगा ना कि मुझे आपने बैलून के अंदर कैद किया है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट नहीं करूँगा। इसकी बस की बात नहीं है। ये फील्ड लाइन पैदा करेगा, और ये जो फील्ड लाइन अगर पैदा करेगा तो इसकी जो फील्ड लाइन, ये देखें, ये क्लोज सरफेस है, ये फील्ड लाइन यहाँ से भी गुजर सकता है, इसकी फील्ड लाइन यहाँ से भी गुजर सकता है, यहाँ से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, हर तरफ से गुजरेगा। तो मगर जो भी हो, इस सरफेस ने इस पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। हमने टॉपिक क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर जरा देख लीजिएगा। अब अगर सरफेस बिल्कुल फ्लैट ना हो तो डियर स्टूडेंट, इसके अपनी डायरेक्शन होगी। इसको मैं अगर इसको, इसके अपनी डायरेक्शन होगी, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा। हमने उस सूरत में क्या करना है, पूरा सरफेस एरिया को जिसके डायरेक्शन सेम ना हो तो इंतहाई स्मॉल सब एरियाज में डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। इतना छोटा एरिया, जैसे मैं इसको डेल्टा A1, इसको मैं डेल्टा, इस एरिया को मैं डेल्टा A2, और करते करते लेट सपोज इसको मैं डेल्टा AN का नाम दूंगा। कितना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि इसको अगर मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स ले लूँ, पॉइंट्स ले लूँगा, तो हर एक की डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। वैसे अगर पूरा फ्लैट सरफेस कर लेंगे तो हर एक की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, वेरिएशन एरियाज की जो डायरेक्शन है ना बहुत डिफरेंट होगा। अगर मैं इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करूंगा तो हर एक की डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही स्मॉल लिया है, डेल्टा भी हमने साथ में लिख दिया है। अब क्या होगा, हमने क्या कर देना, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा होगा, इस एरिया से भी गुजर रहा हो सकता है, इस एरिया से भी गुजर रहा हो सकता है। यकीनन इस एरिया से अगर फील्ड लाइन गुजरेगा तो उसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे, उसको मैं φ1 का नाम दूंगा। यकीनन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भी गुजरे होंगे तो इसको फ्लक्स को मैं φ2 का नाम दूंगा, और सबसे आखिरी जो एरिया है उसको, उधर से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मैं φn से रिप्रेजेंट करूंगा।
हमारा मेन काम क्या होगा, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी। इस टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम φ1 निकालेंगे, फिर φ2 निकालेंगे, φ3 निकालेंगे, करते 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 सबसे आखिर में हम φn निकालेंगे और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इन सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स मिल सकता है। कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इधर से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालेंगे। फ्लक्स थ्रो डेल्टा A1, इधर से डेल्टा A1 से पास, तो फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, φ = E A cos थीटा। तो मैं यहाँ पर φ को φ1 का नाम दूंगा, E को E1 का नाम दूंगा, A को डेल्टा A1 और cos। अब जरा देखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको मैं E1 का नाम दूंगा। एंगल के बारे में, एंगल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, थीटा E और A के बीच बनने वाला एंगल है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एरिया के लिए इसकी डायरेक्शन यूँ है, इसको मैंने E1 का नाम दे रखा है, ठीक। और एरिया की जो डायरेक्शन इसी के अगर आप नॉर्मल लेंगे तो ये एरिया की डायरेक्शन है। तो अगर आप इन दोनों के डायरेक्शन देखें, एरिया और E का, ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका मतलब है E और A के बीच एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। लिहाजा cos 0 डिग्री आपको मालूम है 1 के बराबर होता है, और 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा ना, वही चीज़ आ जाएगा E1 डेल्टा A1। इसी तरह अगर आप इस एरिया के लिए देखें, इस एरिया के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर से यूं होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E2 का नाम दूंगा, और यकीनन एरिया की डायरेक्शन इसी के नॉर्मल लेंगे। इसी के नॉर्मल लेने का मतलब है E2 और डेल्टा A2 की डायरेक्शन सेम होगी। तो मैं इसको भी यूं लिखूंगा, देखें, फ्लक्स थ्रो डेल्टा A2, तो इसका भी यकीनन φ2 = E2 डेल्टा A2 cos 0 डिग्री होगा, तो यकीनन E1 डेल्टा A1 होगा। करते जाइए, सबसे आखिरी जो nth एलिमेंट है वो हम ज़रा देखते हैं। तो डेल्टा AN, इसके साथ भी वही है, इसको भी हमने इसके नॉर्मल लेंगे तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो यकीनन इनके बीच भी एंगल 0 डिग्री है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ E2 डेल्टा A2 होगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड कर देंगे। टोटल फ्लक्स निकालना हो तो टोटल फ्लक्स = φ1 + φ2 प्लस करते करते सबसे आखिरी फ्लक्स को φn का नाम दें, और इन सब की जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस करते करते सबसे आखिरी En डेल्टा AN के बराबर होगा। ये था हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा तवज्जो करें तो वेयर इलेक्ट्रिक, ये जो E1 है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डेल्टा A1 है। इस तरह E2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस एरिया, En मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस एरिया। इन सब का यकीनन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। E1 = E2 इन सब को आप En का नाम दें तो इन सब को आप कॉमन नाम EB दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, मैं यहाँ पर रफ वर्क करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R² है। जितने भी एरिया लिया होगा वो सब के सब इस चार्ज प्लस Q से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है हर एरिया के लिए R की वैल्यू सेम है। जितने भी एरिया आपने लिया होगा उन सब का चार्ज Q ही है। वैसे ये तो वैसे भी कांस्टेंट है तो Q भी सेम है, R² भी सेम है, सब एरिया के लिए 1/4πε0 भी सेम है, तो सब का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसीलिए मैंने इन सब को E से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दिस इंप्लाइज दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल, इसको भी E डेल्टा A1, इसको भी E डेल्टा A2 करते जाइए, इसको E डेल्टा AN। यहाँ पर आप डियर्स E को कॉमन ले सकते हैं। E को अगर आप कॉमन लेंगे तो उधर सिर्फ A1
और डेल्टा A2 करते जाइए, सबसे आखिर में डेल्टा AN आ जाएगा। इधर आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वेयर E किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड ये जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 इन सब को अगर आप ऐड करते जाए, आपका दिमाग क्या कहता है, क्या आएगा? देखें पूरा एरिया A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह अगर इन सब को जमा करते जाएंगे तो जो हमारा स्फीयर होगा उसका टोटल आउटर सरफेस एरिया आएगा, आना चाहिए ना। तो मैं इसे टोटल एरिया कहूँगा। देखो ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया, क्योंकि सरफेस हमने यहाँ पर एक स्फीयर की शक्ल में लिया हुआ है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आपको मालूम है 4 पाई R स्क्वायर है। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इधर से उठाएं, इधर यहाँ पर फाई इज इक्वल टू इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ई के बजाय ये छापना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये 4 पाई R स्क्वायर। और आप सबको मालूम है ये भी R स्क्वायर है, ये भी R स्क्वायर, ये आपस में नहीं बनता, इनका तहस नहस करेगा, ये भी एक दूसरे को नेस्त नाबूद करेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स Q। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इधर से कितना फ्लक्स, फाई क्या है, टोटल फ्लक्स है, कितने फ्लक्स गुजरेगा पास हो सकते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, और वो है अंदर इनक्लोज्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। आपको नज़र आ रहा है, देखें 1/ε0 टाइम्स Q। Q क्या है? वो चार्ज है जो इस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड है। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर लिखना चाहें कितने फ्लक्स पास हो सकता है, वो सबसे वाइटल जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो फैक्टर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। और जहन में रख लीजिएगा, ये शेप पर क्या आपको यहाँ पर शेप का या कोई दूसरा फैक्टर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है कितने, और यकीनन हमें लग भी रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो आप खुद सोचिए क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फील्ड लाइंस ज़्यादा बनाएंगे। फील्ड लाइन ज़्यादा बनाएगा तो ये जो फील्ड लाइन से जो इस एरिया से पास हो रहा है इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ही यही हुआ कि जितना हम इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे उसी हिसाब से इधर से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है उसको समझने के लिए एज ए बेस का काम कर रहा होगा, इसीलिए हमने इसको तफसील से जानने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।